नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 19 फरवरी 2022 है। आई एम श्योर आपको टेलीग्राम में यह नोटिफिकेशन मिल गया है। वी वर हैविंग पावर आउटेज, यानी कि पावर सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो गई थी। इसकी वजह से ये लेक्चर जो है वो आज रीशेड्यूल करना पड़ा। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर, एक बहुत ही आई ओपनिंग, हमारी आंखें जो हैं वो खोलने वाला एक लेक्चर है। कुछ फैक्ट्स को देखेंगे, कुछ आंकड़ों को देखेंगे और देखेंगे कि हमारे जो एमपीज हैं, हमारे जो एमएलएज हैं, वो अपना जो मेन काम है वो कितना अच्छी तरीके से करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इंडिया सिंगापुर के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। दिस वन इज अबाउट फॉरेन अफेयर्स। ये क्या है, इस चीज को मैं समझाऊंगा। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये प्राइवेट जॉब रिजर्वेशन वाला जो वीडियो मैंने क्यूरियसली फॉरएवर चैनल पर अपलोड किया था, उसको लॉन्च किया था, उसको शायद बहुत कम लोगों ने देखा है। राइट, उसके व्यूज ना के बराबर हैं, इतने कोई खास नहीं है। जिस प्रकार से इस सीरीज को फॉलो करते हैं आप, तो उसको इतना नहीं देखा। लेकिन मैं चाहूंगा, उस वीडियो को प्रमोट करने के लिए नहीं बता रहा हूं। राइट, वो तो चल ही जाएगा, आज नहीं तो कल एक दिन वो वीडियो जो है वो व्यूज लेकर आएगा। And it's not just about views, it's about the end result। के वीडियो को देखने के बाद क्या फाइनली अगर एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रश्न पूछा जाता है तो क्या आप उसको हैंडल कर सकते हैं लॉजिकल तरीके से? क्या आपको 1-2 एक्स्ट्रा मार्क जो वीडियो है वो दे सकता है? दैट इज द मेन लक्ष्य, नॉट व्यूज। लेकिन मेरा ये आग्रह है कि आप सब क्यूरियसली फॉरएवर चैनल पर जाइए और ये जो प्राइवेट जॉब रिजर्वेशन वाला वीडियो है इसको जरूर देखिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मैंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की है। और फिर आज शशि थरूर साहब जो हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, रेफ्यूजी एंड असाइलम, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट इन टच विथ मी वाया सोशल मीडिया। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। और वे सारे स्टूडेंट्स जो टेलीग्राम में इस चैनल में ज्वाइन नहीं है या फिर टेलीग्राम यूज़ नहीं करते, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए और ये चैनल जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इन केस अगर ऐसी कोई इमरजेंसी हो, जैसे आज हो गया था, पावर कट था सुबह से, तो लेक्चर बनाना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल था। तो ये चीज़ मैंने एडवांस में टेलीग्राम में बता दी थी। चेक आउट क्यूरियसली फॉरएवर, ये मेरे पॉडकास्ट हैं। ये आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट, यू विल लव इट। एक बार सुनिएगा इसको ज़रूर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड स्टिक योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आपका जो रिव्यू है इस सीरीज को लेकर, आई एम ऑल ईयर्स। मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। हाउज दैट? टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। दोस्तों, हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, हमारी पार्लियामेंट और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो आज अभी इस लेक्चर में मैं अगर पार्लियामेंट कहूं तो मैं सिर्फ हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट जो है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके राज्यों में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उसकी भी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारी जो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में जो बैठने वाले लोग हैं, हमारे एमपीज और एमएलएज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनको हम वोट देकर वहां पर क्यों भेजते हैं? हम इसलिए भेजते हैं क्योंकि हमारे देश की सिस्टम ऐसी है और दुनिया भर के ज्यादातर देशों की सिस्टम ऐसी है कि मैं और आप जाकर जो है ना, हमारा काम छोड़कर, आई एम एन एजुकेटर, राइट, तो मैं अपना ये काम छोड़ के फिर पार्लियामेंट में जाऊं और कहूं कि देखिए हमारे एरिया में ये इश्यूज चल रहे हैं, लेट्स सॉर्ट इट आउट। क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट लेट्स से नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपना काम करूं, मुझे जो बेस्ट आता है, आई विल कंटिन्यू माई वर्क। और मैं कुछ ऐसे लोगों को, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो हमें कहेंगे कि मुझे वोट दीजिए एक्सेट्रा, और फिर वो वहां पर पहुंचेंगे। और हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये लोग जो हैं वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे, हमें यानी कि जनता को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे जो इश्यूज हैं इनको सॉल्व करने के लिए वहां पर डिबेट करेंगे, वहां पर डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में स्टडीज करेंगे। पार्लियामेंट में लाइब्रेरीज भी होती हैं। क्या आपको किसी सब्जेक्ट को लेकर कुछ हेल्प चाहिए तो आप किताबें पढ़ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स आपके पास हैं, ये जो आईएएस ऑफिसर्स एक्सेट्रा हैं उनकी मदद ले सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी हमारे देश में सिचुएशन ऐसी है कि पिछले 10 सालों का आंकड़ा आप देखें
तो यू विल फाइंड कि एक साल में हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, ये मैं राज्यों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं उसकी एवरेज सिटिंग कितनी है, ये साल में सिर्फ 30 बार ही यहाँ पर इसकी बैठक होती है, साल में 30 बार। दिस इज नथिंग। साल में 30 बार, यानी कि इसकी एवरेज आप निकालिए कितने सारे लोगों को हम वहां पर भेजते हैं और वो बस साल में 30 बार ही मिलते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ की जो असेंबलीज हैं वो एक साल में 20 से भी कम दिन के लिए मिलती हैं, लेस देन 20 days। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस फैक्ट, मैं भी शॉक्ड हो गया कि हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ साइज राजस्थान है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, कितनी सारी सीट्स हैं वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली की, और आप देखिए कि 25 से भी कम बार उनकी बैठक हुई है एक साल में। सेम थिंग गोज विथ आंध्र प्रदेश, वो भी एक बड़ा स्टेट है, तेलंगाना एज वेल। तो ये सिचुएशन है हमारी। उत्तर प्रदेश और पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं। आप बताइए कि एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये प्रश्न उठाया हो, एक भी लीडर ने, कि हमारे देश में मीन्स हमारे राज्य में हमें इस चीज की जरूरत है कि वी नीड टू डिस्कस मोर थिंग्स, वी नीड टू डिबेट मोर थिंग्स। हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें हमें और ज्यादा बैठक करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा एक इश्यू है। अगर हम वहां पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जितनी मेहनत ये पॉलिटिशियंस अपनी पार्टी को और अपने आप को प्रमोशन में लगाते हैं, उतनी ही मेहनत से अगर वो पार्लियामेंट में बैठे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठे और उतनी ही मेहनत करें, उतनी ही ईमानदारी से वो मेहनत करें, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। कल हम बात कर रहे थे रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। जस्ट इमेजिन कि हम लोगों ने, राइट, आप स्टूडेंट हैं, मैं एजुकेटर हूं, तो हमने बातचीत करके कितने सारे नए पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए। जस्ट इमेजिन कि ये बड़े 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 लोग जो हैं ये पार्लियामेंट में बैठेंगे और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठेंगे और विमेन एम्पावरमेंट का प्रॉब्लम या फिर जो भी ये जो रोड एक्सीडेंट का इश्यू है, इसके अलावा जो भी है, स्वच्छता का इश्यू, एजुकेशन एक्सेट्रा, नाम लीजिए, जो भी चीज पॉसिबली हमारे देश के जितने भी इश्यूज हैं उनको और शार्प, प्रॉब्लम्स जो हैं उनको और कम किया जा सकता है, सॉल्यूशंस को और ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा शार्प किया जा सकता है। अगर इंप्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो क्यों इंप्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम सॉल्व करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर ये लोग डिस्कस करेंगे, राइट, तो आई थिंक हमारा देश जो है ना वो आज जो है उससे कम आई कैन गारंटी, राइट, 1% तो अच्छा हो ही जाएगा। 1% तो गारंटीड है, और 1% इज ऑल्सो ए प्रोग्रेस। आई एम श्योर इससे ज्यादा होगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि 1% तो अच्छा होगा ही ना। आप ही सोचिए, लोकसभा इज एन एग्जाम्पलर ऑफ लेजिस्लेटिव सीरियसनेस। इट्स ईयरली एवरेज इज 63 सिटिंग्स, 63 सिटिंग्स ओनली। हमारे इतने बड़े, हमारे, हम क्या कहते हैं पता है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। ये कहने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको फंक्शन कैसे कर रहे हैं आप देखिए। अगर मैं कहूं कि इस शहर का सबसे बड़ा घर मेरा है, और अगर आप घर के अंदर आकर देखते हैं तो एक मैं अकेला ही रहता हूं, तो ये घर क्या किस काम का। या फिर अगर घर में तो आप आए लेकिन घर के अंदर कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, झगड़ा कर रहे हैं, तो फिर बाहर से लगेगा कि बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा घर है, लेकिन अंदर से देखेंगे तब पता चलेगा कि इससे अच्छा तो एक छोटे से घर में रहना है। तो ईयरली एवरेज इज जस्ट 63। डेवलप्ड देशों को देखिए आप, उनकी एवरेज जो है वो इससे कई गुना ज्यादा है। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि ये जो हमारे एमपीज और एमएलएज हैं उनका जो मेन काम है वो काम वो प्रॉपर तरीके से नहीं करते। लॉज जो हैं इसके ऊपर भी इसकी इंपैक्ट देखने को मिलती है। हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन्ना साहब, उन्होंने कुछ समय पहले ही इस इश्यू को उठाया था और कहा था कि क्योंकि हमारे देश के कानून जो है उनको पुअरली ड्राफ्ट किया जाता है, इसमें बहुत सारे लूप होल्स रह जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज रह जाते हैं, और फिर आप लॉ जो है वो फटाफट पास कर देते हैं, और उसके बाद इश्यू ये होता है कि इन खराब लॉ की वजह से, पुअरली ड्राफ्टेड लॉ की वजह से और ज्यादा केसेस होते हैं, और फाइनली जुडिशरी जो है वो चौक होल्ड हो जाती है। फिर बिल्स जो पास किए जा रहे हैं तो उसमें भी एक अलग प्रकार का बिहेवियर देखने को मिल रहा है। 13% बिल्स, 17th लोकसभा जो है इसमें सिर्फ 13% बिल्स को
स्टैंडिंग कमिटी के पास भेजा गया। अब ये जो कमिटीज होती हैं, आई एम श्योर यू वुड बी अवेयर, इसमें कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, अलग अलग ओपिनियंस आपको मिलेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के लोग होंगे, कांग्रेस बीजेपी दूसरी पार्टीज के लोग होंगे, फिर कुछ एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड आप उनकी सलाह ले सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर जब ये कानून जाएगा, ये जो बिल है बेसिकली वहां पर वो जाएगा, तो उस बिल को और ज्यादा रिफाइन करने का चांस हमें मिलता है, लेकिन इसका आंकड़ा भी कम होते जा रहा है। 15th लोकसभा में लगभग 60% जितने बिल्स जो हैं वो भेजे गए, उसके बाद 16th लोकसभा में 27% और 17th लोकसभा में सिर्फ 13% बिल्स को स्टैंडिंग कमिटीज के पास भेजा गया है। पीपल्स houses in the world's largest democracy need a rule, a minimum of 100 sittings a year. ऐसा कुछ रूल हमें बनाने की जरूरत है, राइट, कि आपको मिनिमम एक साल में 100 सिटिंग्स तो करनी ही है। और जब ये चीज नहीं होती है, मीन्स अब एक मान्यता भी शायद हो चुकी है, एक प्रकार का ट्रेंड हो चुका है कि गवर्नेंस करने के लिए आपको है ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स चाहिए, गवर्नेंस के लिए सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत है। ये लेजिस्लेचर जो है अब वो उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, यही इशारा जा रहा है, यही एक सिग्नल जो है वो हमें मिल रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये बैड सिग्नल है। अनफॉर्चुनेटली दिस इंडिकेट्स कि डेमोक्रेसी की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे खोखली होती जा रही है, ये धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। तो सोचिएगा इसके बारे में आप। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए गए हैं, और इनका मेन रोल क्या रहेगा, क्यों इनकी हमें आवश्यकता है। एक वीडियो जो है क्यूरियसली फॉरएवर पर अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं। आई एम प्रमोटिंग दिस वीडियो नाउ, राइट, और आप देखिएगा एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कि क्यों हमें इस पोजीशन की जरूरत है, या फिर इनको अपॉइंट करना जो है वो इंपॉर्टेंट हमारे देश के लिए क्यों है, एक्सेट्रा। राइट, मूविंग ऑन। फॉरेन क्वार्टर, द हिंदू का ये आर्टिकल है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ये है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सिएंग लुंग। अब सिंगापुर और भारत जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं कि लेट मी टेल यू कि जब वहां के LKY, वहां के जो एक फाउंडिंग लीडर थे सिंगापुर के, उनका जब निधन हुआ, तो उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब स्पेशली इंडिया से सिंगापुर गए थे, जस्ट टू पे विजिट, जस्ट टू पे के रिस्पेक्ट पे करने के लिए। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट देश है सिंगापुर। राइट, अब लोकेट कर लेते हैं वेरी सिंगापुर। तो ये रहा अरेबियन सी, ये है हमारा देश भारत, दिस इज इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ से अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो जगह, ये जो पॉइंट है ना, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इट इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ मलाका। और स्ट्रेट ऑफ मलाका, ये वाला जो सुमात्रा आइलैंड आप देख सकते हैं, ये मलेशिया है, कुआलालंपुर एज यू कैन सी हियर, राइट, उसका कैपिटल है। और मलेशिया का जो बॉटम है, टिप है यहाँ पर, then you will find Singapore here। एक छोटा सा सिटी स्टेट है सिंगापुर। मलेशिया का एक दूसरा पोर्शन यहाँ पर भी है, बट वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन दिस थिंग मलेशिया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगापुर। तो आई होप आपको क्लियर पता चल गया है कि वेरी सिंगापुर इट इज हियर। स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है उसके थोड़ा नीचे में यही पोर्शन पूरा स्ट्रेट ऑफ मलाका वाला है, और यहाँ पर ही है वो सिटी स्टेट सिंगापुर। इसको जूम करके देखें तो दिस इज सिंगापुर हियर, राइट, ये है सिंगापुर सिटी स्टेट है, दिस इज मलेशिया एज यू कैन सी। एंड लुक एट दिस, इतना खूबसूरत है। आई हैव नेवर बीन देयर बट माय फैमिली हैज बीन देयर, और मुझे पता है, मैंने फोटोज देखे और मुझे लगा कि काश मैं भी चला गया होता। बट एनीवे, होपफुली वन डे। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, ये जो सिंगापुर है ये आज न्यूज में क्यों है? क्योंकि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, LHL, तो उन्होंने एक स्पीच दी, और इस स्पीच की वजह से भारत जो है वो नाराज हो गया। भारत ने सिंगापुर के जो हाई कमिश्नर हैं भारत में, उनको समन किया, उनको बुलाया और कहा कि देखिए, आपके प्राइम मिनिस्टर जो भारत के खिलाफ, जो, या फिर भारत के खिलाफ नहीं, द राइट वर्ड इज, भारत के बारे में उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, इससे भारत खुश नहीं है। अब कौन से शब्दों का, ऐसी क्या चीज उन्होंने कह दी कि इतना अच्छा मित्र देश जो है उससे हम थोड़े नाराज हो गए हैं? कुछ समय पहले, आई एम श्योर आपको पता होगा
कि Hyundai नाम की जो कंपनी है Hyundai, तो मैंने इसको डिस्कस किया था फाइनेंशियल एनालिसिस में, हमने इसको देखा था, ब्रांडिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, रिमेंबर? अगर आप उस सीरीज को भी देखते हैं देन यू विल बी अवेयर अबाउट दिस थिंग कि मैंने ब्रांड के बारे में बात की थी और कहा था कि कैसे आज हम एक ग्लोबल कस्टमर बन चुके हैं। तो साउथ कोरिया की ये जो कंपनी है Hyundai, उसने क्या किया, पाकिस्तान में भी Hyundai की कार्स मिलती हैं, तो पाकिस्तान जो है वो कश्मीर सॉलिडारिटी डे सेलिब्रेट करता है और पाकिस्तान का सो कॉल्ड क्लेम ये है कि कश्मीर जो है वो पूरा हमारा है वगैरह वगैरह। तो ये जो Hyundai और फिर KFC हैं, एक दो और कंपनी थी, तो उन कंपनीज ने क्या किया, मीन्स Hyundai ने क्या किया, Hyundai ने है ना पाकिस्तान ये जो कश्मीर सॉलिडारिटी डे सेलिब्रेट करता है तो उसको सपोर्ट किया। और फिर ऑफ कोर्स भारत इससे नाराज हुआ, और भारत में तो इतनी बड़ी मार्केट है Hyundai कार्स की, तो यहाँ पर भी लोग काफी गुस्सा हुआ एक्सेट्रा, क्योंकि ये चीज जो उन्होंने की वो गलत थी। लेकिन यहां पर जो LHL यानी कि मिस्टर लुंग ने जो कहा है, क्या वो गलत कहा है? देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू के समय पे जो पॉलिटिकल ईमानदारी थी भारत में, पॉलिटिकल सत्यनिष्ठता जो थी भारत में, उसके कंपैरिजन में आज अगर हम देखें तो बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। अब जस्ट इमेजिन, अभी हमने, मींस आई एम श्योर यूड बी एबल टू रिलेट दिस थिंग, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही हमने जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया उसमें हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका जो मेन काम है वो काम ही वो नहीं कर रहे हैं। तो दैट इटसेल्फ प्रूव्स अ थिंग। उन्होंने इतनी डिटेल्स में बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये मेंशन, उनका कुछ, उनकी जो स्पीच थी वो कुछ 5000 शब्दों वाली स्पीच थी, 5000 आई थिंक वर्ड्स, बट एनीवे इट वाज अ लॉन्ग स्पीच, और उसमें सिर्फ एक बार ही उन्हें भारत का मेंशन किया है, उन्होंने दूसरे देशों के बारे में भी बात की है। तो उन्होंने ये एक चीज बताई कि नेहरू के टाइम पर या फिर जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम पर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी जो एक ईमानदारी थी उसके कंपैरिजन में आज की ईमानदारी जो है वो, उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट, एक पॉलिटिकल करप्शन हमें देखने को मिला है। पॉलिटिकल करप्शन यानी कि पॉलिटिक्स जो है ये करप्ट हो चुका है हमारे देश में। और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने अपने लोगों को, अपने जो पार्लियामेंट के कलीग्स हैं उनको ये बताया कि हमें ऐसे रास्ते पर नहीं चलना है। ये पूरी मैटर इसलिए हुई क्योंकि वहां पर एक ऑपोजिशन के लीडर ने कुछ एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जानबूझकर झूठी इन्फॉर्मेशन जो है वो पार्लियामेंट में दी थी। इसको लेकर फिर उन्होंने एक स्पीच दी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लगभग 50% के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। 50% के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं, और ये भी एक हकीकत है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पॉलिटिकल चार्जेस जो हैं वो पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से उनके ऊपर थोपे गए हैं। अब सी द लेयर हियर, आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू सी दिस लेयर। देखिए, एक तो पॉलिटिशियंस के खिलाफ, हमारे एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। नाउ आई डू बिलीव, मुझे ये भी पता है कि सभी जो हैं वो गुनहगार नहीं है। कुछ के खिलाफ जो चार्जेस हैं वो चार्जेस गलत हैं, वो पॉलिटिकल मीन्स आप उनको किसी भी तरीके से बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अब जो है ना साम दाम दंड भेद, तो फिर अब आप उनको इस हिसाब से टारगेट करें कि यार इसके ऊपर झूठा केस लगा दो, इसके ऊपर एक 15 साल 20 साल लग जाएंगे ये केस प्रूव होने में, नहीं मीन्स वो झूठा भी साबित हुआ तो 15-20 साल चला जाएगा, लेकिन तब तक उसका पॉलिटिकल करियर जो है उसके ऊपर एक दाग लग जाना चाहिए। तो ये चीज जब होती है तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि पॉलिटिक्स में जो एक ईमानदारी है या फिर सत्यनिष्ठा जो हम कहते हैं वो कहाँ चली गई है। उन्होंने इजरायली पॉलिटिक्स के बारे में भी बात की, वहां का पॉलिटिक्स भी काफी डर्टी है, और पार्टी गेट स्कैंडल के बारे में तो हमने डिस्कस किया ही था। अब जैसे मैंने आपको बताया सिंगापुर एक मित्र देश है। अब एक ऐसी चीज नजर आ रही है, मीन्स भारत ने शायद एक अलग एक अप्रोच ले लिया है कि कोई भी अगर हमारे देश के बारे में कुछ क्रिटिसिज्म करेगा तो भारत इसको लेकर जीरो टॉलरेंस दिखा रहा है कि हमने उनको समन किया और बुलाया। तो शर्म की बात है कि कोई चोर चोरी कर रहा है और आप कहेंगे कि चोरी करना पाप है, और देखिए इस इलाके में चोरी होती है और यहाँ का चोर ये है, तो फिर वो चोर जो है वो गुस्सा हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया इज अ चोर, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि हमारा बिहेवियर जो है ना, मीन्स कोई अगर हकीकत बता रहा है कि दिस इज अ थिंग कि आप यहाँ पर गलत हैं और हम वहां पर हैं, व्हेन आई से हम, आई एम टॉकिंग अबाउट हमारे एमपीज को देखिए, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को देखिए, वहां पर हम गलत हैं और कोई बता रहा है तो फिर वी आर
फीलिंग वेरी बैड, और हम उनको ऑफिशियली बुला रहे हैं। तो ये जो एक सिग्नल दे रहे हैं हम, दिस इज ए रॉन्ग सिग्नल। हाँ, सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पर बहुत ही कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। हमारी तरह जो हमारी डेमोक्रेसी है ना, एक बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है हमारी डेमोक्रेसी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी, नो डाउट। कितनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, और बहुत सारी आज़ादी भी है, राइट। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये आज़ादी का जब हम गलत उपयोग करें, दिस इज नॉट ए गुड थिंग। तो आई होप के धीरे धीरे पॉलिटिक्स में ये बदलाव हमें देखने को मिलेगा। आई होप, लेट्स होप, इजंट इट। मूविंग ऑन, रॉन्ग सॉल्यूशन, द हिंदू का ये आर्टिकल है। ये वही वाला टॉपिक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आप इस एक प्रॉपर इसके ऊपर जो वीडियो है इसको जरूर देखिएगा। व्हेन आई से प्रॉपर, आई मीन टू से कि सिर्फ इसी विषय को एनालाइज किया गया। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को ये कहा है कि आप 4 हफ्तों के अंदर ये डिसाइड कीजिए और बताइए कि ये जो हरियाणा का लॉ है, हरियाणा सरकार ने एक लॉ निकाला है कि वहां की जो जॉब्स हैं जिसकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए से कम है, तो ऐसी जॉब्स को 75% जॉब है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट जॉब्स, ये गवर्नमेंट जॉब्स की बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट जॉब में तो रिजर्वेशन है ही, लेकिन अब प्राइवेट जॉब में रिजर्वेशन किसको मिलेगा? लोकल कैंडिडेट को। लोकल कैंडिडेट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हरियाणा का निवासी है, डोमिसाइल स्टेटस उसके पास है कि 15 साल कम से कम, पिछले 15 सालों से अगर एक व्यक्ति हरियाणा में रह रहा है तो दैट विल ही और शी विल बी कंसिडर्ड एज ए डोमिसाइल्ड व्यक्ति ऑफ हरियाणा। तो ये एक नया लॉ निकाला है। अब इसके ऊपर जो एक इंटरिम स्टे लगाया था हाई कोर्ट ने, इसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। इस इश्यू को थोड़ा समझ लीजिए। एक्चुअली ऐसा है कि अगर आप किसी लेजिस्लेचर, अगर आप किसी लॉ, सरकार ने लॉ बनाया है वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने, और अगर हाई कोर्ट उसको रोक देना चाहती है, उसके ऊपर स्टे लगाना चाहती है, तो आपको कुछ रीजंस बताने पड़ते हैं। आपको यह बताना पड़ता है कि व्हाट इज द रीजन, किस आधार पर। या एक नंबर 1 तो ऐसा कि वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज या फिर लॉ लेकर आई है सरकार, तो उसके आधार पर। या फिर दूसरी चीज, अगर उसमें नजर आ रही है कि कुछ इलीगल चीजें हैं, तो ऐसी कोई ऐसी चीजें हैं, तो फिर आपकी हाई कोर्ट या फिर कोर्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर स्टे लगा सकती है। लेकिन अगर आप रीजन नहीं देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू गिव ए रीजन। तो रीजन नहीं दिया था, इसलिए एपेक्स कोर्ट ने इसके ऊपर जो स्टे था, इंटरिम स्टे, इसको हटा दिया है। लेकिन 4 हफ्तों के अंदर अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को बताना पड़ेगा कि ये जो लॉ है, ये लॉ लेजिट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये सारी चीजें जो है अब 4 हफ्ते के अंदर पता चल जाएगी। ऊपर से अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही है। और सिर्फ हरियाणा एक राज्य नहीं है, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु ने भी, ये इन दोनों राज्यों में तो है ही। तमिलनाडु ने, उनकी जो रूलिंग पार्टी है, उसने प्रॉमिस किया था कि अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम भी ऐसा कुछ लॉ जो है वो लेकर आएंगे। अब पेंडेमिक की वजह से एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है, एज वी ऑल नो। लेकिन दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ राइट्स जो है वो हमें दिए गए हैं। जैसे मेरे जन्म के आधार पर, मेरे रेसिडेंस के आधार पर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन काफी क्लियर है। तो अगर मेरा जन्म गुजरात में हुआ है और अगर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हरियाणा में मिल रही है, तो मैं वहां पर अगर जाऊंगा, मैं हूं तो देश का नागरिक, और हमारा देश जो है एक देश है और एक देश ने राज्यों को बनाया है, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी ऐसी चीजों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग राज्यों ने मिलकर एक देश को बनाया है। तो जब मुझे मेरे ही देश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की वैसे छूट है कि मैं ट्रेन में बैठकर, प्लेन में बैठकर, कार लेकर जा सकता हूं, लेकिन फिर वहां पर अगर मुझे रहना है, मेरे ही देश के एक दूसरे कोने में रहना है, तो बस मुझे उस राज्य का डोमिसाइल स्टेटस चाहिए, वरना मुझे वो नहीं। तो दिस इज इटसेल्फ अ डिस्क्रिमिनेशन। दूसरी चीज, अगर लेट्स से आपकी कंपनी है, आपकी या फिर आपके मदर फादर की कंपनी, फैमिली बिजनेस है आपका, और आप जो हैं वो अच्छे टैलेंटेड लोगों को ढूंढ रहे हैं, तो आप हरियाणा में भी ट्राई करेंगे और आप पूरे देश में ट्राई करेंगे। आपकी एडवर्टीजमेंट आज के जमाने में आप फेसबुक पर देंगे, इंस्टा पर देंगे, तो कोई भी व्यक्ति, तमिलनाडु में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो है वो अप्लाई करेगा और आपको लगेगा कि नहीं, दिस पर्सन इज परफेक्ट फॉर दिस जॉब। मुझे यही, आपने 10-15 लोगों के इंटरव्यू भी लिए, लेट्स से, आपको लगेगा कि ये काम जो है वो तमिलनाडु में बैठा ये व्यक्ति जो है
वही बेस्ट काम ये कर पाएगा, तो आप उसको हायर करते हैं। लेकिन ऐसा अगर लो है तो आपकी कंपनी के पास हर्डल ये होगा कि आप ऐसे टैलेंट को हायर नहीं कर पाएंगे। आपको उससे कम टैलेंटेड या फिर कम स्किल वाला व्यक्ति जो है, जो लोकल है, उसको ये हायर करना पड़ेगा। और व्हाट अबाउट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसका जो अधिकार है उसका क्या होगा? तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस प्रकार के लॉ जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज, इसमें एक सनसेट क्लोज है। क्लोज ये है कि 10 साल के बाद ये एक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। अब सोचिए, अब 10 साल के बाद जो भी सरकार होगी, वो अगर ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, जस्ट इमेजिन, तो 10 साल के बाद जो भी सरकार होगी वो ये लॉ को क्या बंद करेगी? वो फिर से एक नया बहाना लेकर आएगी और लोगों को, वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कहेगी कि और 2 सालों के लिए ये स्कीम जो है वो चालू रहेगी और 5 सालों के लिए ये स्कीम चालू रहेगी, एक्सेट्रा। तो दिस इज द थिंग। और रियलिटी यह है कि हमें और ज्यादा जॉब्स जनरेट करने की जरूरत है, हमें और ज्यादा बिजनेसेस को, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की जरूरत है। हमारे देश के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की ज़रूरत है। आज जीएसटी की वजह से, दूसरी चीज़ों की वजह से एक देश, हम यूनिफाइड मार्केट बना रहे हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे राज्य हैं, हरियाणा और दूसरे ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और फ्यूचर में आई होप कि ऐसा ना हो लेकिन तमिलनाडु, तो ऐसे कुछ राज्य और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस प्रकार की चीज़ें लेकर आ रही हैं कि हम अलग अलग सेगमेंट्स में बिखर जाएं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, आई एम श्योर आप इनको जानते होंगे। इनका नाम है शशि थरूर और द हिंदू में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि इंडिया नीड्स रेफ्यूजी एंड असाइलम लॉ। अब बेसिकली असाइलम का मतलब ये होता है कि आपको एक शरण दी जा रही है, आपके देश में कुछ चल रहा है और आप अपने देश में सरवाइव नहीं कर सकते तो फिर आप दूसरे देश चले जाते हैं। इट्स लाइक जैसे एक छोटे से गांव में अगर अर्थक्वेक हो गया या फिर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो वहां पर आपके घर वर टूट गए, तो फिर आप क्या करेंगे? नज़दीक का जो भी गांव है वहां पर चले जाएंगे और वहां के लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं रहने के लिए जगह दे दो, खाने पीने के लिए कुछ दे दो, एक्सेट्रा। राइट? तो ये आपने क्या किया? ये आपने शरण मांगी। रेफ्यूजी की भी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। अभी कुछ समय के लिए आप वहां पर आए हैं तो यू आर ए सॉर्ट ऑफ रेफ्यूजी। अभी आप वापस अपने गांव चले जाएंगे तो ये सारी चीज़ें फिर बाद में क्लियर होगी, लेकिन आपको कुछ वक्त तो चाहिए ना। मीन्स आप, उस बारिश हो रही है, बाढ़ आई है और आप किसी गांव में गए और वहां से ही लोगों ने बता दिया कि आप यहाँ से निकलो, आप इस गांव के नहीं हैं, चले जाओ यहाँ से, तो दैट विल बी वेरी इनह्यूमन, क्योंकि वापस आप जाएंगे तो वहां पर आपका जिंदा रहना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो शशि थरूर साहब ने प्राइवेट मेंबर बिल, अब सरकार तो बिल इंट्रोड्यूस करती है लेकिन कोई एमपी जो है वो भी अपनी तरफ से एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। और इस आर्टिकल में उन्होंने यही कहा है कि ये जो बिल है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को उन्होंने छेड़ा है। अब शशि थरूर जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने लगभग 10-12 सालों तक काम किया है। एक समय था जब आई थिंक बान की मून के सामने वो इलेक्शन भी लड़े थे, यूएन सेक्रेटरी जनरल का। बान की मून उसमें जीत गए, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि एक ऐसा व्यक्ति जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इतने समय काम किया, और असाइलम, यही जो टॉपिक है रेफ्यूजी और असाइलम, इसके ही कमिटी के आई थिंक ही वाज हेड, बट एग्जैक्ट पोजीशन भूल गया, बट उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है इस टॉपिक को लेकर। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। The bill lays down comprehensive criteria for recognition of asylum seekers and refugees and prescribes specific rights and duties accruing from such status. ये बिल में क्या है कि असाइलम सीकर को डिफाइन किया गया है कि इसकी परिभाषा क्या है, रेफ्यूजी जो हैं उनकी परिभाषा क्या है, और उनके अधिकार क्या क्या होने चाहिए, उनकी ड्यूटीज क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में ये बिल बात करता है। हमारे देश में आज भी इस प्रकार का कोई भी लॉ असाइलम को लेकर और ये जो रेफ्यूजीज हैं इनको लेकर कोई लॉ नहीं है। एक इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट है। नॉन रिफॉल्वमेंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट स्टे विथ मी फॉर फ्यू मोर मिनट्स, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। अब ये जो इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल है इसको बहुत सारे देशों ने एडॉप्ट किया है। वहाँ की पार्लियामेंट जो है उन्होंने इस चीज़ को, इस लॉ को एक्सेप्ट किया है। वहाँ पर भी एक लॉ था, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अपने लॉ को चेंज किया और अलाइन किया। हमारे देश में तो ये है ही नहीं, हमारे देश में लॉ ही नहीं है इस चीज़ को लेकर। लेकिन हमारे देश में एक ट्रेडिशन है, अतिथि देवो भव, है ना। ये कितनी पुरानी ट्रेडिशन है। अब देखिए, रामायण का वो सीन मुझे याद आ रहा है जब
जो ऋषि मुनि है वो कुछ मांगने के लिए जाते हैं, सो कॉल्ड ऋषि मुनि, वो रावण, तो वो कहते हैं कि आप ऐसा कर रहे हो और आपके देव पर, आपके आपके आंगन पर अतिथि आए हैं एक प्रकार से, और आप इंसल्ट कर रहे हो, अतिथि देवो भव का प्रिंसिपल जो है उसको वायोलेट कर रहे हो। और ऐसे तो बहुत सारे स्टोरीज हैं, हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से भी हैं। मैं जिस एरिया में से हूँ, सौराष्ट्र, जिसको काठियावाड़ कहते हैं, हम श्योर आप जानते होंगे, गांधी जी भी इसी एरिया से थे, काठियावाड़ से। तो यहाँ की भी ऐसी ट्रेडिशन है कि कोई भी पहले निकलता था, जब छोटे छोटे गांव हुआ करता, आज भी गांव है, लेकिन जो पुरानी ट्रेडिशन कहते हैं कि मीन्स बेसिकली किसी को कहते हैं कि भाई आप आइए, एटलीस्ट हैव ए बटर मिल्क। जा रहे हैं, कोई मुसाफिर जा रहा है तो उनको कहेंगे कि हैव ए बटर मिल्क एट आवर प्लेस, और फिर वो व्यक्ति आएगा कि चलो चलो ठीक है, गर्मी हो रही है तो लेट्स हैव ए बटर मिल्क, लेकिन फिर वहाँ पर वो नहीं होगा, इट विल बी ए फुल कोर्स मील। के कहा था इसके बारे में, लेकिन सरप्राइज करके भेजा उसको, मुसाफिर को, कि तो ये अतिथि देवो वाली ट्रेडिशन आपको हर एक एरिया में देखने को मिलेगी। हमारे आपकी भी गांव या फिर आपके भी एरिया में कुछ ऐसी चीजें आई एम श्योर होगी ही। द कॉर्नरस्टोन of refugee law, which states that no country should send a person to a place where he or she may face persecution। ये जो एक रेफ्यूजी प्रिंसिपल है या लॉ है, वो क्या कहता है, जो मैंने गांव वाला एग्जांपल दिया, बाढ़ वाला, कि वहां पर उसको वापस भेजेंगे जहां पर परसिक्यूशन, अगर किसी जगह पर किसी व्यक्ति के धर्म के नाम पर, किसी के कास्ट के नाम पर, किसी के पॉलिटिकल व्यूज के नाम पर, अगर उस व्यक्ति या फिर उस परिवार को, उस कम्युनिटी को वहां पर मारा जा रहा है या फिर मार दिया जाएगा, तो ऐसी जगह पर भेजा, आपने वापस भेज दिया, आपने उसको शरण नहीं दी और वापस भेज दिया, तो क्या होगा उसके साथ, उनको मारा जाएगा। तो यहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपको कोई सिटीजनशिप देने की बात नहीं करा है, कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए आप उनको वहां पर रखिए, फिर उसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है। भारत सरकार ने शेमफुली 2 बैचेस रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो हैं उनको वापस भेजा था उस समय पर, जब वहां पर रोहिंग्यास जो हैं वो उस देश को छोड़कर, म्यांमार को छोड़कर बांग्लादेश और भारत आ रहे थे और दूसरी जगहों पर जा रहे थे। लेकिन भारत ने, और ऐसा पहले भी किया था भारत ने, अरुणाचल प्रदेश में ऐसा हुआ था, चकमास को वापस भेजने की कोशिश की, फिर मिजोरम में जो म्यांमार के कुछ लोग आ गए थे तो उनको भी वापस भेजने का अटेम्प्ट जो है वो भारत ने किया था। The right to seek asylum in India would be available to all foreigners irrespective of their nationality, race, religion or ethnicity, and a national commission for asylum would be constituted to receive and decide all such applicants। ये बिल जो है वो कहता है कि हमारे देश में सभी फॉरेनर्स को, अब वो किसी भी नेशनैलिटी का हो, किसी भी देश से हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी धर्म को फॉलो करता हो, किसी भी एथनिसिटी का हो, उसको हमारे देश में असाइलम मांगने का अधिकार मिलेगा। और हमारे देश में एक नेशनल कमीशन फॉर असाइलम होगा। देखिए, असाइलम मांगने का अधिकार है, असाइलम देने का मीन्स असाइलम का ही अधिकार नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी बोट लेकर आ जाए फिर कहे कि देखिए हमारा तो असाइलम का अधिकार है, ऐसा नहीं है। उसका अधिकार यह है कि वो एटलीस्ट असाइलम मांग सके, और हमारे देश में एक नेशनल कमीशन फॉर असाइलम हो जो ऐसे केसेस को डिसाइड करे। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट है, रिफॉल्वमेंट का मतलब क्या है कि आपने एक प्रकार से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, उसकी एप्लीकेशन, आपने उसको वापस भेज दिया। नॉन रिफॉल्वमेंट का मतलब है आप उसको वापस नहीं भेजेंगे। कब तक? जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, मींस जब तक ये केस डिसाइड नहीं हो जाता। बोट में कोई एक परिवार आया और वो कहते हैं कि भाई हमारे देश में ये हो रहा है, हमें यहाँ पर शरण चाहिए, तो आप कह देंगे नहीं नहीं चलो वापस घर जाओ, जहां से आए हो वहां पर चले जाओ। तो दिस इज रिफॉल्वमेंट। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट मीन्स कि चलिए कोई बात नहीं, आप आइए, आप इस एरिया के बाहर नहीं निकल सकते, आपको खाना पीना ये सारी चीजें यहां पर मिल जाएगी, राइट, और हम देखते हैं कि हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। ये चीज है गवर्नमेंट की, ये अथॉरिटी मीन्स भारत सरकार की ये सॉवरेन अथॉरिटी है कि हम डिसाइड करें कि हम किसको असाइलम देंगे, किसको नहीं देंगे, किसको रेफ्यूजी के तौर पर। जब असाइलम, फिर आप उसको रेफ्यूजी के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आप यहां पर रह सकते हैं, कि आप इस देश में रह सकते हैं, जब तक आपके देश में प्रॉब्लम सोल्व ना हो जाए, इट्स फाइन, यू कैन स्टे हियर। सरकार को थोड़ा खर्च होगा, उनको रहने के लिए ज़मीन देनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। फिर उस टाइम पर बहुत सारे लोग भी आएंगे कि हमारे देश में गरीब लोग जो हैं वो सड़कों पर सो रहे हैं और अब दूसरे लोगों को यहाँ पर, लेकिन वो भी इंसान है, अब उनका केस वहाँ पर चल रहा है तो उनको वो मिल गया है, तो उनके वो मीन्स आई वुड ओनली से कि हमारे देश में तो यही कह सकते हैं कि उनका नसीब है अच्छा कि उनको
सरकार की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल गया। तो एनीवे, लेकिन रिजेक्ट करने का अधिकार भी सरकार के पास होगा। सरकार को ऐसा लगेगा कि नहीं यार, इनको नहीं देना है हमें, ये चीज़ें गलत हैं, इसमें यही खामियां हैं, तो फिर उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये चीज़ तो सरकार के पास ही रहेगी और ये बिल में यही चीज़ है। दूसरी चीज़ के जो रेफ्यूजी है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो है रेफ्यूजी की, वो यही है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जेन्यूनली उसके एरिया में या फिर वो रीजन है उसमें जेन्यूनली ये सारे अलग अलग बैकग्राउंड की वजह से अगर उसका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उसके प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, ऐसा हो रहा है, तो फिर उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है एज अ रेफ्यूजी। लेकिन अगर कोई, लेट्स से मैं अमेरिका जाऊं और कहूं कि मेरे देश में तो मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, मैंने इतनी पढ़ाई की और मुझे यहाँ पर ही मुझे यूएसए की लाइफस्टाइल जो अमेरिकन ड्रीम है वही जीना है, तो उसके आधार पर मुझे रेफ्यूजी नहीं गिना जा सकता। जेन्यून अगर थ्रेट है तो ही वो रेफ्यूजी माना जाएगा। अब यहाँ पर यह भी एग्जाम्पल जो रामायण और महाभारत का भी एग्जाम्पल है कि देखिए हमारे देश को अगर आप देखें तो वे हैव ऑलवेज, जिन लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा, रामायण और महाभारत में भी ये हुआ था, और फिर जब वो वापस आए, राइट, एग्जाइल में से वापस आए, तो दीपावली जो हमारा फेस्टिवल है वो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? वी नो के राम भगवान जो है उनको वनवास जाना पड़ा था और वो जब वापस आए तब भी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिवाली। दलाई लामा जो हैं, राइट, वो भी चाइना मीन्स तिब्बत में उनको खतरा था, वो यहाँ पर आ गए। आप पारसी कम्युनिटी की हिस्ट्री को पढ़िएगा कभी, राइट, वो गुजरात आए थे और दूध में शक्कर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पॉसिबल हुआ तो आई विल ब्रिंग आउट ए पॉडकास्ट ऑन दिस थिंग, मजा आएगा वो स्टोरी सुनने में। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे देश में जो एक ट्रेडिशन है वो है, लेकिन लॉ नहीं है। अब प्रॉब्लम ये होता है जब आपके पास लॉ नहीं होता है तो इश्यू ये होता है कि फिर डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है, केस टू केस चीजें चेंज होती जाएगी। 1996 में जब सर जो मैंने वो आपको एग्जांपल दिया था ना कि भारत सरकार जो है वो वापस इनको भेजना चाहती थी ये चकमा कम्युनिटी को, तो इसका एक लैंडमार्क जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, एनएचआरसी वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे लोगों को वापस जो है वो नहीं भेज सकते। और आर्टिकल 14 जो है 14, 20, 21 ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए है। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट आया और सरकार को, भारत की सरकार को चकमा लोगों को वापस भेजने से सुप्रीम कोर्ट ने रोका। अब हमें लॉ क्यों चाहिए? लॉ इसलिए चाहिए, ट्रेडिशन तो है, चलो अच्छी बात है, और ट्रेडिशन है तो वी शुड बी ए ग्लोबल लीडर इन दिस थिंग। अगर किसी देश में कार बनाने का ट्रेडिशन है तो वो फिर बेस्ट कार्स बनाने वाला देश बनना चाहिए। फिर ऐसा पता चले कि कार की ट्रेडिशन उनकी बहुत पुरानी है लेकिन वो दूसरे देशों की कार को इंपोर्ट करके यूज कर रहे हैं, तो समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग सिमिलर इज गोइंग ऑन हियर। जब हमारे पास प्रॉपर लॉ नहीं होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं होती है, तो अलग अलग जजेस का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा, अलग अलग टाइम पर अलग अलग सरकार आएगी, होम मिनिस्ट्री का अलग इंटरप्रिटेशन होगा। तो ऐसा ना हो, एक यूनिफॉर्मिटी हो, एक स्टैंडर्ड हो, इसके लिए वी नीड दिस थिंग। और यहाँ पर शशि थरूर कहते हैं कि अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो वी हैव टू बिहेव लाइक ए विश्व गुरु एज वेल। काफी अच्छा मीन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉ भी है हमारे देश के लिए। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, राइट। न्यूज़ की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिया एंड यूएई साइन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दोनों देशों ने यह तय किया है कि आने वाले 5 सालों में जो द्विपक्षीय व्यापार है ये $100 बिलियन तक ले जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर आज बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में इनॉग्यूरेट करने वाले हैं, इसका उद्घाटन करने वाले हैं। हमारे देश में 175 करोड़ 3 लाख जितने डोजेस जो हैं वो दिए गए हैं। थर्ड फेज ऑफ असेंबली इलेक्शंस इन उत्तर प्रदेश एंड सिंगल फेज पोलिंग इन पंजाब टू बी हेल्ड टुमारो, संडे को होगा ये इलेक्शन। अब देखिए, कई लोगों का सपना होता है कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं और अब आईपीएस या फिर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बन जाऊं, और कई लोग ऐसे होते हैं ये बनने के बाद जो काम करने के लिए वो बने थे वो नहीं बन रहे हैं और यहाँ पर दूसरे दुश्मन देशों को और ऐसे लश्कर तैयबा को सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बेचने का काम करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, तो क्या करें अब। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक डिस्कशन की, फिर एक धन्वंतरी भवन जो है 4th सेक्शन, इसका शिलान्यास किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष।
नेपाल हमारे देश का जो यूपीआई है इसको अडॉप्ट करने वाला है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूपीआई जो है वो काफ़ी अलग अलग जगहों पर अब स्प्रेड होने लगा है। श्रीलंका भी इसको अडॉप्ट करने वाला है। अब के पार्ट नो, श्रीलंका नहीं, श्रीलंका तो आधार टाइप आइडेंटिटी सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करने वाला है। इट वॉज अनदर कंट्री, आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है इट इज़ इंडोनेशिया, मुझे देखना पड़ेगा। बट ये यूपीआई जो है अब एक ऐसे सिस्टम है जिसकी डिमांड जो है बहुत सारे देशों में है। इंडिया और अर्मेनिया के बीच में 9th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन बायलैटरल कोऑपरेशन के ऊपर एक डिस्कशन हुई। फिर 6 अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो रेवोल्यूशनरी mRNA टेक्नोलॉजी उनको मिलने वाली है, ताकि वहाँ पर वैक्सीन प्रोडक्शन के सेंटर्स जो हैं वो क्रिएट किए जा सके। और प्रार्थना कीजिएगा ब्राज़ील के लोगों के लिए, वहाँ पर फ्लैश फ्लड आया और पेट्रोपोलिस सिटी जो है वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। कल हम बात कर रहे थे इसी विषय के बारे में, इज़न्ट इट, क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे थे, और आपने कुछ ओपिनियंस भी लिखे हैं, विल टॉक अबाउट इट। चाइना रिव्यूइंग जीरो कोविड पॉलिसी, जापान कोविड-19 बॉर्डर कंट्रोल्स को रिलैक्स करने वाला है, और फिल्म फेस्टिवल जो हैं ये 29 मई से 4 मई तक चलेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट मुंबई फिल्म फेस्टिवल। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है एड्स। आप में से आई थिंक एवरी स्टूडेंट हैज, मींस जिन्होंने आंसर लिखा है सभी का आंसर राइट ही है। लुकेमिया हुआ था एक महिला को, और उनको फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, रिमेंबर दिस थिंग, कौन सी थेरेपी से ये चीज की गई? स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से एक ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर नेचुरली एक इस एड्स के वायरस को लेकर एक रेजिस्टेंट था, तो उनका स्टेम सेल जो है वो इस व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया गया, इस महिला में ट्रांसप्लांट किया गया, एंड द HIV इज गॉन, इट्स क्योर्ड। तो ये पहली महिला है, और तीसरा टोटल अगर पेशेंट की बात करें तो ये 3rd ऐसा पेशेंट है जिसका एड्स जो है वो क्योर हुआ है। आज का क्वेश्चन है कि व्हाट डज इट मीन फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन टू बी यूनिटरी? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? और आंसर राइटिंग क्वेश्चन जो है आपके लिए वो यही है, इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस। इसको अच्छी तरीके से अगर आपको समझना है तो जो वीडियो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वो ज़रूर देखिएगा। अब रोड एक्सीडेंट के बारे में आपके ओपिनियंस, जैसे कि अभय ने कहा है व्हीकल का मेंटेनेंस, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। प्राची ने कहा है कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं होना चाहिए। रितिका ने अच्छे रोड्स के बारे में बात बताई है। नव ने कहा है कि रोड का प्रॉपर मेंटेनेंस हो, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस हो, खड्डों की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, राइट। फिर निकिता ने MSCT ट्रिब्यूनल के बारे में बताया कि कैसे एडवोकेट्स जो हैं वो मीन्स कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है गरीब लोगों को, क्योंकि एडवोकेट्स को अपने लिए ज़्यादा फीस चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने लिखा है। अमृता ने पार्किंग फैसिलिटीज़ के बारे में बात की है। सुष्मिता ने रोड विजिबिलिटी के बारे में बात की है कि लाइट्स होनी चाहिए, राइट, और वो भी हम सोलर लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर पावर्ड लाइट्स, ताकि शाम के टाइम पर जो हैं वो हमें फुल लाइट में ना जाना पड़े, रोड्स जो हैं हमारे वहाँ पर लिट रोड्स हों, लिट, राइट। और शाहदाब ने एथिक्स टेस्ट के बारे में बात की है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको कुछ एथिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाएं, या फिर ऐसी कोई टेस्ट। रही बात जो कल का जो टॉपिक था उसके ऊपर 2 स्टूडेंट्स ने अपने व्यूज़ दिए हैं। इमदाद ने जो मदर नेचर वाला, मीन्स जो नेचर वाला टॉपिक था जिसमें कहा था कि PM मोदी ने ये कहा कि जो मैंने कल बताया ना कि 180 डिग्री वाला टर्न, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टॉपिक। तो उन्होंने कहा कि विमेन एम्पावरमेंट वाला जो टॉपिक है ऐसे इसको देखा जा सकता है, तो एक अच्छा व्यू पॉइंट है। और क्षितिज का व्यू पॉइंट जो है उसकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने कहा कि वो इस चीज़ से एग्री नहीं करते कि हमें हमें हमारे बारे में नहीं, हमें दूसरों के बारे में, यानी कि हमें हमारे मदर नेचर के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सी माय फ्रेंड, आपका जो आंसर है उसमें देखिए, आपने जो कहा है कि हम हमारे पेट के लिए, हमारे अगर कोई डॉग हैं तो उसको बहुत प्यार करते हैं, आई नो द फीलिंग, राइट। हमारे परिवारजनों को हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किसके परिवारजन है ये? हमारे, आवा। व्हेन आई से मदर नेचर, आवर मदर नेचर, आपके ही आंसर में आपने आवर वी शब्द का लिखा है, आवर शब्द का लिखा है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अस ओनली। मीन्स जब मैं ये कह रहा हूँ कि
या फिर जो ये टॉपिक हम कल डिस्कस कर रहे थे उसमें जब हमने ये बात की कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये हम इंसानों के लिए, अगर हमें जीना है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स को अगर जीना है, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट हमारे लिए। तो ये इट्स नॉट अबाउट बीइंग सेल्फिश, इट्स गोइंग टू द कोर कि जितना भी जो भी चीज हम करते हैं, राइट, इवेंचुअली इफ यू ब्रेक इट डाउन देन यू विल से कि आई लव माई मदर, I love my father, I love my brother, I love my wife, I love my husband. It's always mine or mine. तो वो एक चीज तो हमेशा है ही, and I don't think so it is bad. I think it is natural. So that's not being selfish. आप सोचिएगा इसके बारे में, just I'm sharing, discussing this particular thing with you guys. तो आप देखिए इस एंगल से, वरना आपने जो लिखा है that is also okay from your point of view. Don't forget to subscribe, share this lecture, hit the like button, and stick your answers, stick your view and review in the comment section. Jaldi milenge with the daily financial news analysis. Till then, stay curious. God bless you all. Jai Hind.